और श्रद्धेय स्वामी जी तो हमारे सामने जीवंत इतना बड़ा उदाहरण बैठे हैं जो पूरी दुनिया को गति और दिशा दे रहे हैं। तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो विवेक को जिंदा करना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि भारत पर निरंतर हमले हुए, निरंतर। मान लीजिए आपका एक मकान है 10 बीघे में और 10 मर्सिडीज आपके पास है और आप हैं 50,000 करोड़ के मालिक, लेकिन आपके घर के चारों तरफ झोपड़पट्टी है। आप 50,000 करोड़ के मालिक हैं और आपके महल के चारों तरफ झोपड़पट्टी है। तो जैसे ही आप कमजोर पड़ेंगे, वो झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूद जाएंगे। और यही हुआ भारत के साथ प्राचीन काल से। जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी तो ये विदेशी ताकतें भारत में घुस आई। आप देखो, जैसे ही मौर्य काल का पतन होता है वैसे ही विदेशी भारत में घुसते हैं। आप देखो कि जैसे ही गुप्त काल का पतन होता है वैसे ही हूण भारत में घुसते हैं। आप देखो, जैसे ही केंद्रीय सत्ता पतन होती है तुर्क भारत में घुसते हैं। आप देखो कि जैसे ही सल्तनत की सत्ता पतन होती है, तैमूर आता है 1398 में, पूरी उत्तर भारत को तहस नहस कर देता है। जैसे ही मुगलों की सत्ता का पतन होता है, नादिर शाह 1739 में आता है और फिर तबाही मचाता है और फिर लूटता है। फिर तो अंग्रेजों को भी यहाँ रह के पता चल गया कि यार ये तो केंद्रीय सत्ता है ही नहीं। उन्होंने हमें 200 साल 1757 से 1947, तो अंग्रेजों को एक बात पता चल गई थी कि भाई इस देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यहाँ के संत है और वो विवेक देना जानते हैं। बिनु सत्संग विवेक न हुई, संत के पास गुरु के पास। इतनी बड़ी बात है कि अब जो आईएएस की तैयारी करेंगे भारत के युवा, वो एक सत्संग के वातावरण में रहेंगे, एक बहुत अच्छे वातावरण में रहेंगे जहां पर उनके विवेक पर काम होगा। और विवेक जिसके पास होता है वो आदमी कभी असफल नहीं होता। 1922 में जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो गांधी जी से सीआर दास जी ने कहा कि आप तो असफल हो गए। गांधी जी बोले पहला चरण है, ये तो ट्रेनिंग है, अभी कहां असफल हुए। 1920 में सिर्फ 100 लोग खड़े थे भारत के आंदोलन के लिए। सरकार उन 100 लोगों को मार सकती थी, पीट सकती थी, दबा सकती थी। तो गांधी जी ने कहा कि आंदोलन बंद, मुझे हिंसा पसंद नहीं है। चौरी चौरा की एक घटना हो गई थी, पुलिस थाना फूंक दिया गया था और पुलिस वालों के साथ, वो तो सरकार पे हमला था। अब सरकार सबको पीटती, इससे पहले सरकार सबको पीटे, गांधी जी ने कहा आंदोलन खत्म। अंग्रेजों का आंदोलन खत्म, चतुराई। हाँ बोले आंदोलन खत्म, मुझे हिंसा में भरोसा नहीं। अरे बोले महाराज एक हफ्ते और भरोसा रख लो। बोले है ही नहीं। बोले भाई हिंसा में भरोसा है ही नहीं। 1942 जब पूरा भारत खड़ा हो गया और चारों तरफ हिंसा हो रही थी, अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि आपका हिंसा में भरोसा है? बोले अभी भी नहीं। तो बोले रोको इनको। बोले मैं कैसे रोक सकता, मैं तो कांग्रेस का सदस्य ही नहीं, और ये तो आपके दुष्कर्मों का परिणाम है जो आप भुगत रहे हो अंग्रेजों भारत छोड़। उस वक्त सीआर दास जी जिंदा नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति में कहा कि जो हमने यज्ञ शुरू किया था वो आज अपने चरम पे पहुंच गया है और 1947 में भारत आजाद। हम जो यहाँ तैयारी कराएंगे उसका पूरा पैरामीटर यही होगा। हम प्रत्येक एस्पिरेंट के विवेक के स्तर पर काम करेंगे। हम आपको जीवन में असफल नहीं होने देंगे। हो सकता है आप आईएएस ना बन पाए, कभी कभी लोगों ने 4-4 इंटरव्यू दिया, 5-5 इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। लेकिन इस परीक्षा को देने के बाद, इसकी तैयारी करने के बाद आप असफल हो जाएं और वो भी पतंजलि के प्रांगण में रह के, ये तो संभव नहीं होगा। और तीसरी बात, ये जीवन चक्रव्यूह है। कभी कभी अभिमन्यु भी जाके अंदर फंस जाता है और कभी क्या अभिमन्यु फंसता ही है। तो निकलने के लिए अर्जुन जैसी दृष्टि चाहिए। इस महाभारत जो यूपीएससी रूप, जैसे जीवन रूपी महाभारत से स्वामी जी हमें बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे ही सिविल सर्विस रूपी महाभारत से कि भीष्म पितामह के साथ क्या करना है, सिर्फ बाण ही नहीं चलाते जाना है। पढ़े जा रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़े जा रहे हैं, 14 घंटे पढ़े जा रहे हैं, 18 घंटे पढ़ा जा रहे हैं, और एक सामान्य सवाल कर दिया, कह रहे रिवीजन नहीं किया है। हर बात का रिवीजन नहीं करना होता। जो चीज आप समझ जाते हैं वो आपके बुद्धि में सही हो जाती है। ऐसा भी श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, मैं एक बार किताब पढ़ लेता था और फिर वो किताब मेरे अंदर सही हो जाती। तो अब अगर भीष्म पितामह सामने है, प्रीलिम्स को मैं भीष्म पितामह मानता हूँ। आईएएस के एग्जाम में प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है वो भीष्म पितामह,
10 लाख लोग देते हैं और 10,000 लोग क्वालिफाई करते हैं। उस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि 9,90,000 लोगों को बाहर भेज दो। तो अब अर्जुन अगर भीष्म पितामह पे सिर्फ बाण चलाते तो कभी नहीं मार पाते। तो कृष्ण ने कहा कि भाई ऐसा करो, शिखंडी को सामने खड़ा, युद्ध तुम्हारे कब्जे में आ जाए। तो भीष्म पितामह से कैसे निपटना है, गुरु द्रोणाचार्य से कैसे निपटना है, कर्ण से कैसे निपटना है, यानी प्रीलिम्स में क्या करना है, मेंस में क्या करना है, इंटरव्यू में क्या करना है, वो सब आपको यहाँ बताया जाए। तो मैं सहृदय के साथ श्रद्धेय स्वामी जी और हमारे आदरणीय एनपी सिंह जी को हृदय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के निर्माण में आपने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही श्रेष्ठ निर्णय लिया। जय हिंद, जय भारत। इसके बारे में थोड़ा बताना, एक जरा सुनो, सब लोगों को पता नहीं होता है। मैंने जो आप पढ़ते हो ना, एक प्रोसेस है, क्लास 1 से प्राइमरी से लेकर के फिर 12th तक, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में सबका सार इसके अंदर है। जी जी, जो हम हमारे बेसिक में और एडवांस में और फिर जो रिवीजन में क्या क्या। अब बेसिक्स में हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंटेशन दिया, जो पहले 6 महीने की आपकी बेसिक्स की क्लास होगी, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि इकोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। एक हम पढ़ते हैं परसेंटेज के लिए कि भाई हमारे 90% आ जाए, 95% आ जाए, 96% आ जाए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जैसे कि अभी आदरणीय एनपी सिंह जी कह रहे थे कि 1835 तक 27% विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान, 3% भी नहीं। अब आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो क्यों पिछड़ी? मानव संसाधन हमारे पास है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, आखिर कहां कमी रह गई है? तो अर्थव्यवस्था क्या करती है, और जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, चाणक्य ने किताब लिखी, उसका नाम रखा अर्थशास्त्र, जबकि वो किताब राजनीति की है। यानी E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक साम्राज्य का निर्माण नहीं होगा। तो हम ये बताएंगे कि इकोनॉमी क्यों बढ़नी, क्या उद्देश्य है, इकोनॉमी समझकर आप क्या करोगे। हम आपको ये बताएंगे कि ज्योग्राफी क्यों पढ़नी। अब अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, औद्योगिक क्रांति वहां नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई भाई? आई इज इक्वल टू आई, इंडस्ट्री इज इक्वल टू इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आधारभूत संरचना होगी, वही उद्योग भी होंगे। अब भारत को देखो, 1853 में पहली रेलवे लाइन मुंबई में बनती है और 1854 में पहला कॉटन मिल भी मुंबई में बनता है। तो जहां आधारभूत संरचना होगी वही इंडस्ट्री भी होगी। तो पहले चरण में 6 महीने हम आपको ये कराएंगे, हर सब्जेक्ट का विजुअलाइजेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इस देश में 30-40 साल के लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि फंडामेंटल राइट भी कोई चीज है, सबको जानना है। और क्या है फंडामेंटल राइट? आज ये भारत किसका है? हम भारत के लोग, भारतीयों का है। राइट टू इक्वालिटी पहला, मतलब छोटी छोटी। तो हम पहले चरण में ये करेंगे आपके साथ, आपको बेसिक्स विषयों की समझ दे देंगे, जहां से आपको पता चल जाएगा कि अब क्लास में जब आप बैठोगे तो आपको एकदम अनजान नहीं रहोगे। से आप बाहर जाते हो पढ़ने, दिल्ली जाते हो पढ़ने, इलाहाबाद जाते हो, वहां ये बेसिक्स वगैरह नहीं कराते हो, वो आप सीधे क्लास में बैठ गए। पहले फाउंडेशन तैयार करेंगे, पहले फाउंडेशन तैयार, आधारशिला, फिर भवन खड़ा करेंगे, भवन के इमेजिन क्या क्या, फिर हम सेकंड फेज में आएंगे, एडवांस फेज में। उसमें हम आपको फिर विषयों की जो अंतः समझ है कि इकोनॉमी ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है, इकोनॉमी ज्योग्राफी आईआर से कैसे रिलेटेड है, ज्योग्राफी कल्चर से। आप कश्मीर के हिंदू का कपड़ा देखो और तमिलनाडु के हिंदू का कपड़ा देखो, दोनों कपड़ों में आपको अंतर मिलेगा, क्योंकि कपड़ा, खाना, ये सब ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। आप गुजरात के एक मुसलमान का खाना देखो और आप आसाम के एक मुसलमान का खाना देखो, दोनों में आपको फर्क दिखाई पड़ेगा। ये जो सब्जेक्टों का अंतः संबंध है, अंतः संबंध हम क्यों चाहते हैं? अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो भारत आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली मुल्क होता, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो हमारी सीधा दरवाजा कहां खोलता? ईरान में। और ईरान तेल और गैस का भंडार है। अगर तेल और गैस के भंडार पे हमारा दरवाजा खुलता तो हमारी पावर की समस्या कभी नहीं होती, और अगर पावर की समस्या नहीं होती तो ये पूरा उत्तर भारत चमक रहा होता।
औद्योगिकरण हो जाता है। आज हमें भी दिक्कत और आज वो भारत के बिना अमेरिका जो है पाकिस्तान भी दरिद्र। बिल्कुल। तो स्वामी जी वहां पे क्या है, अब ये बात किसको समझ में आई? ब्रिटेन को। ब्रिटेन को पता था कि 1787 में अमेरिका पैदा हुआ और 100 साल में आर्थिक शक्ति, तो वो दूसरा अमेरिका नहीं बनाना चाहते थे भारत को, तोड़ दिया, काट दिया कि बस इसको ऊर्जा क्षेत्र से काट दो भारत को। तो ये अंतःकरण है। 5 पेपर है मेंस में। एस्से, एस्से मतलब अभिव्यक्ति, आप क्या सोचते हो, आपका विचार, आपकी सोच, आपकी विजन कि भविष्य में भारत की चुनौतियों को दूर करने का क्या क्या तरीका है आपके पास। इन सारे चीजों को एस्से में वो चेक करते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जैसे सॉफ्टवेयर बहुत अजीब सी चीज है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो आईएएस का इंटरव्यू देने गया, तो उससे इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि भाई तुम जंगल में जा रहे हो, शेर आ जाएगा तो क्या करोगे? बोले सर पेड़ पे चढ़ जाएंगे सर। बोले अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। मानो तुम नदी में जा रहे हो और शेर आ गया तो क्या करोगे? बोले सर पेड़ पे चढ़ जाएंगे। मैं कहा यार तुम जब देखो तो पेड़ पे चढ़ के आ रहे हो। बोले सर माफ करिएगा, आप भी तो हर जगह शेर भेज दे रहे हो सर। नदी में भी शेर। हम नहीं लड़ पाएंगे सर, अगर आप चाहते हो कि हम आपको ये जवाब दें, हम नहीं लड़ पाएंगे सर शेर से, हमसे नहीं हो पाएगा सर। ये है सॉफ्टवेयर का रूप। कुछ लोग झल्ला जाते हैं, शेर आ जाएगा क्या करें सर, अब शेर आ गया तो मार के खा जाएगा, क्या शेर ही करेगा, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे सर। लेकिन वो चेक करते हैं कि आपका प्रेजेंस हो, आप विषम परिस्थिति में आपका कॉमन सेंस कैसा काम करता है। क्योंकि ये जो आपकी कंपटीशन होती है, इसमें पहला जांच यही होता है। 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन है और आप टेंशन में हो। उनको पता है कि आप टेंशन में हो क्योंकि आप योग नहीं करते। वो आपके स्ट्रेस का फायदा उठाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर सिगरेट पी रहे। एक साहब को मैंने पकड़ा, मैंने कहा सिगरेट पी रहे? बोले स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसके बाद हो जाएगा? दुआ भर रहा है। मैंने इसके बाद हो जाएगा? बोले सर कोशिश तो करेंगे। 6 अटेम्प्ट प्रीलिम्स दिया, कभी नहीं हुआ। दुआ भर गया। मैंने कहा अब क्या करोगे? तो वो बात तो खैर ठीक है, अब नहीं जुड़े। इस देश की इतनी बड़ी संस्कृति, योग ध्यान, अब हम सब उजाले में बैठे, अब यहाँ कोई भूत की चर्चा करे आपको डर नहीं लगेगा? इतने सारे लोग बैठे, आपको कहाँ डर लग सकता है? लेकिन अगर अंधेरा हुआ तो आपका साया भी आपका साथ छोड़ देगा। उस अंधेरे में सिर्फ योग और ध्यान में आंतरिक शक्ति काम आती, बाकी कोई काम नहीं आता। तो हम ऐसे पढ़ाएंगे पहला पेपर, उसके बाद जो दूसरा पेपर है, मतलब जीएस का जो पहला पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। आखिर ये हमारी बहनें जो है, वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी क्या है, कहां से शुरू होती है और हम इन्हें और कैसे सशक्त कर सकते हैं। और आप सब कुछ वैसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये तो थोड़ा सा ट्रायल है अभी, ट्रेलर। जी, फिर इसके बाद क्या? जी, तो अब समाज बदलता कैसे है। आप देखो 1960 की अगर आपने मूवी देखी श्री 420, तो उसमें नायक कपड़ा उपड़ा फटा हुआ है और वो लिया हुआ है, छाता ले गाना गा रहा है। और एक गाना है 1960 का कि फूल तुम्हें भेजा है खत में। इतनी गरीबी थी, फूल के सिवा कुछ भेज ही नहीं सकते थे। आज 2000 में कौन सा गाना है, कुड़ी कहती है मैनू जगुआर ले दो। इतनी ज्यादा है, प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा है, अब वो फूल का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, जगवार आ गया। तो समाज बदल कैसे रहा है, क्यों रहा है, कौन से फैक्टर्स है जो समाज को बदल रहे हैं, ये सब हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे अप्लाइड रूप में। हम आपको चतुर्लिंगम नहीं बनाएंगे 3 इडियट का। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसमें एक पात्र है चतुर्लिंगम, वो भी ऐसे भाषण देने मंच पर आता है और चमत्कार का बलात्कार कर देता है, पूरे संस्थान की बड़ी बेइज्जती होती है, मंत्री जी मंच से उठकर चले जाते हैं। हम रैंचो बनाएंगे, आपके विवेक को, आपके सोचने की क्षमता को, आपको कनेक्ट करने की क्षमता को, उन सबका विकास करें। दूसरा पेपर इतना प्यारा है, गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। जी। अब अफगानिस्तान जैसा देश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चौराहा है वो, चौराहे पे हमारा कब्जा होना चाहिए। उस चौराहे से एक रास्ता निकलता है चीन को, एक रास्ता ईरान को, एक रास्ता भारत को, एक रास्ता रूस को। तो अगर उस चौराहे पे हम भी बैठ जाएं, अगर अफगानियों से हमारा अच्छा संबंध हो जाए, तो हमारा चारों तरफ असेसमेंट हो जाएगा, हम चारों तरफ निकल सकते हैं।
तो आपको ये आईएएस बनाने के साथ हम ये भी सिखाएंगे कि अखंड भारत कैसे बनाना है और उसका प्रधानमंत्री अवध ओझा जी को कैसे बनना है। मेरा ताली तो बजाओ। अरे भाई खाली आईएएस नहीं बना रहे, देश बना रहे, तो सारी पढ़ाई देश बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा पेपर और मजेदार, कुछ रटना नहीं है, सब आपके जीवन में काम आएगा। तीसरा पेपर क्या है? व्यवहारिक दृष्टि जी, तीसरा पेपर है इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। ये जो नक्सलिज्म है क्यों है, कोई परेशान है तभी तो लड़ रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बचाएंगे, ये तीसरा पेपर। और चौथा पेपर तो कमाल का है, एथिक्स। लेकिन आजकल के अधिकारी सिर्फ आंसर लिख के आते हैं, उनको एथिक्स से कोई मतलब है नहीं। क्योंकि उसको इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि इंद्रिय सुख दो ही सुख है, एक ब्रह्म का, एक माया का। ब्रह्म का उन्होंने जाना नहीं, भ्रम में पड़ गए, तो माया की तरफ भागना स्वाभाविक है। जो ब्रह्म से हट गया भ्रम में माया में पड़ गया। एक तरफ तो जाएगा ही, नहीं तो वो मर जाएगा। फिर एक डायरेक्शन में तो जाएगा। मन को अगर आप बंद कर दो तो फिर आदमी पागल होकर मर जाएगा। तो ये 5 पेपर है और इसकी हम तैयारी कराएंगे। फिर वो भी तो बताओ, फिर भाषा वाला, लैंग्वेज वाला, एक तो इंग्लिश जी, एक इंग्लिश मैंडेटरी और एक आप अपने लैंग्वेज का। इंग्लिश में आपकी बहुत अच्छी करवा देंगे, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। इंग्लिश में बहुत अच्छी करवाएंगे और फिर उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। जो सन्यासी इनको संस्कृत में, क्योंकि आप संस्कृत के तो निष्णात हो, व्याकरण, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, सब कुछ संस्कृत में तो बेस देना समझ लीजिए इतनी चुनौती का काम है। और संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, 100 में से 100 लेंगे तो मतलब बहुत अच्छे नंबर संस्कृत में आते हैं। भाषाओं में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो मतलब जो लोग संस्कृत से मेंस देंगे, मेंस की परीक्षा में एक पेपर होता है, तो उसमें अगर आप अगर संस्कृत से आप अपना ऑप्शन रखते हैं तो संस्कृत की तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है। कुछ लोग इसमें उर्दू में देते हैं, तो फिर उनको, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले ही, पढ़ाने वाले ही गुरुजन वो पेपर बनाते, सेट करते हैं। उर्दू पढ़ने वाले उर्दू का करते हैं, तो वो उर्दू में उनके 100 में से 99 नंबर ही दे देते, बोला अपना वहां भी जाना चाहिए अपना प्रतिनिधि। तो ये सब जगह होता है। तो ये उर्दू वालों को भी फायदा है। कुछ लोग कहते हैं जी उनको उर्दू में तो पूरे के पूरे नंबर मिल गए। मैंने कहा हमारे संस्कृत में भी पूरे के पूरे लेंगे। जोरदार ताली ठोको, तुम्हारे लिए बात कही जा रही है। और फिर इसके अलावा किसी को जो दूसरी लैंग्वेज है, चाहे वो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, असमिया है, नेपाली है, तो उसको उसमें पूरी मिलेंगी, क्या दिक्कत। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हम पहले चरण से लेकर दूसरा चरण और फिर अंतिम चरण व्यक्तित्व की, मैंने जैसे आपसे कहा कि व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो आप विषम परिस्थिति में, अब 4-5 लोग बैठे और कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपको घूरते हैं 5 लोग, और जब आदमी लगातार आपको पूछते नहीं, कुछ आपको देख रहे हैं बस। अब जब निरंतर आदमी देख रहा है, बोल ही नहीं रहा, हंस भी नहीं रहा। अब सदैव स्वामी जी यहाँ बैठे, अगर बीच बीच में ना हंसे तो बाकी लोग तो टेंशन में रहेंगे कि भाई पैर तो हिलाना है। तो जैसे ही सामने वाला व्यक्ति हंसता है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। पर वो व्यक्तित्व की जांच है पूरी तरह से, और वो उनके अजीब अजीब तरीके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ भाई आईएएस क्यों बनना है, और पता चला भाई कोचिंग तो बता देती है कि भाई यही आंसर देना है कि सर हमें चुनौतियां बहुत पसंद है और सर हम चैलेंजेस लेना चाहते हैं। फिर वो बोर्ड के मेंबर मुस्कुराते हैं देख के कि ऐसा नहीं है, तुम दहेज के चक्कर में आए हो। अच्छा ब्याह हो जाए। फिर वो बोर्ड के मेंबर मुस्कुराते हैं, वो ये कहते नहीं है, वो सिर्फ मुस्कुराते हैं। तो जो एस्पिरेंट है वो भी समझ जाता है किस लिए, तो वो भी जवाब मुस्कुराहट में ही देता कि सर सही सोच रहे हो, आए तो इसीलिए ही है। ये भी एक कन्वर्सेशन है। जब आप इशारों में किसी की बात को समझते हो, अब वो मुस्कुरा रहे और आप सीरियस हो गए कि नहीं सर हम दहेज नहीं लेंगे, तो समझ के झूठ बोल रहे। तो जैसे वो मुस्कुराए सोच के कि नहीं नहीं तुम तो आए हो दहेज के चक्कर में, तो एस्पिरेंट भी समझ गया कि गुरुजी यही सोच रहे, तो वो भी मुस्कुरा दिया कि सर आप सही सोच रहे हो। तो कितनी बढ़िया कन्वर्सेशन हो गई। ना सामने वाले ने कुछ पूछा, ना अगले ने कुछ वर्बली जवाब दिया, पर तो ये 3 चरण। और उसके साथ साथ आपको पतंजलि में कभी तैयारी के साथ जो आम लड़कों की बहुत बड़ी समस्या है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुजर रहे हैं लोग, ये जो नशा है वो इसीलिए। नशे के उत्पत्ति, आप 5 साल के बच्चे को नशा नहीं करा सकते क्योंकि उसके पास स्ट्रेस है ही नहीं, एंजाइटी है ही नहीं। आप देखो घरों में कभी कभी डेथ हो जाती है, डेड बॉडी पड़ी हुई है और बच्चे चारों तरफ खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि घर में कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई। इसी को हम बालमन कहते हैं।
तो आप 5 साल के बच्चे को नशा नहीं करा सकते। जवानी जहां से शुरू होती 20 साल, और फिर समाज बैठा ही हुआ है बनाने के लिए। तो हमारे इलाहाबाद में, जब मैं इलाहाबाद गया तो वहां लोग तंबाकू खाते थे, तो बोले तंबाकू बीवीसी खाते हो? मैंने कहा जी बीवीसी। बोले बुद्धिवर्धक चूरन। तो मैंने अपने सीनियर से कहा, मैंने कहा सर अगर इतना बड़ा बुद्धिवर्धक है तो ये रिक्शे वाले भी तो अफलातून हो जाएंगे सर। तो बोला जबान लड़ा रहे हो? दंड बैठक करवाया 100-250। अब सीनियर है, रैगिंग तो करेंगे ही करेंगे। तो आपको यहाँ पर, तो आपको एक सबसे बड़ी गारंटी यहाँ कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब सदैव स्वामी जी की शरण में जो लोग यहाँ रहेंगे वो अपना जीवन बनाकर ही जाएंगे। और बहुत खुशी है मुझे, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रात तो आए थे 50-100 वो बच्चों को पढ़ाई कराने, फिर कितने 500 से तो शुरू हो रहा है। जी 500 से शुरू। रात को क्या फिर सपना? रात में मैं 2 बातें यहाँ पे कहूंगा। कोरोना में स्वामी जी ने बचाया। जब कोरोना हो गया और सांस रुकी तो सिर्फ कपाल भाती काम आई। मेरी श्रीमती जी यहाँ बैठी हैं, मैं पूरे कोरोना सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा सिर्फ प्राणायाम, मैंने कहा और कुछ करना ही नहीं। तो रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि पतंजलि में सिविल सर्विस का सेंटर शुरू होने जा रहा है। इस बात को लेकर मुझे अभी भरोसा नहीं। इतना खुशी, इतना उत्साहित हूँ। तो आप सबको सादर निमंत्रण है, पूरे भारत को निमंत्रण है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो तो पतंजलि में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जोरदार अभिनंदन अवध होजा जी। ये तालियां और जोर से बजाइए, इतना बड़ा एक आंदोलन का शंखनाद हो रहा है। बोले भारत माता की, ऐसे भारत माता की जय जयकार होगी। तो भाई जो भी बच्चे अब पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी के साथ जुड़ेंगे, अलाइन होंगे, पढ़ेंगे, चाहे वो योग से बीए, बीएससी, एमए, एमएससी कर रहे हैं, दोनों को, क्योंकि वो जब तक उसका बीए वालों को दूसरे वर्ष से शुरू करवा देंगे और एमए वालों को पहले वर्ष से शुरू करवा देंगे, 2 वर्ष में उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। या तो आईएएस, आईपीएस बन करके निकलेंगे, या तो इतने प्रतिभावान होंगे, कोई असफल होगा ही नहीं। इतने प्रतिभावान होंगे, इतनी उनमें समझ होगी कि वो जहां भी होंगे एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व से, चरित्र से, नेतृत्व से, प्रतिभा से, शौर्य, वीरता, पराक्रम से, उत्साह से, एक बोध से युक्त होंगे, बोझ से मुक्त होंगे और बोध से मुक्त। बोध और शोध की दृष्टि, जो श्रद्धे सिंह साहब ने प्रारंभ में कहा, दृष्टि और दक्षता, विरासत और विकास के नव प्रतिमान और एक स्वर्ण भारत के निर्माण के लिए अपने भीतर एक बहुत ऊंचा संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ ऐसे आगे बढ़ेंगे कि जिधर भी जाएंगे उधर नए रास्ते बनाएंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन। तो ये आईएएस, आईपीएस घड़ने का, एक दिव्य मानव निर्माण का, और ऐसा नहीं है कि आप आईएएस, आईपीएस बनते तो ही सफल होते। इसलिए मैं सिंह साहब जब बोल रहे थे या तो सफल होंगे या असफल होंगे, इसलिए तो असफल कभी नहीं बोल रहा। जो पतंजलि में आ गया असफल हो ही नहीं।